नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज साधारणीकरण को लेकर के एक क्लास है और साधारणीकरण क्या होता है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि ये विशेष करके फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो और साथ के साथ जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास टॉपिक है। तो साधारणीकरण आपकी क्लास का टॉपिक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये अहम टॉपिक है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी क्लास है और आपकी डिमांड पर एक क्लास लेके आए हैं। आपका ये मानना था कि हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा दीजिए, बता दीजिए। तो उसी बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। और अब जो है स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट। क्या होता है साधारणीकरण, कैसे साधारणीकरण किया जाता है, इस सब पर अपन चर्चा करेंगे। भरत मुनि के नाट्य सूत्र को भी अपन देखेंगे और सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि आप जो ही विद्यार्थी आए हुए हैं, अगर वो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं तो एक मन बना लीजिए कि आप साथ में लिखेंगे भी, क्योंकि इसको आप लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लिखने से इसका थोड़ा सा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, साधारणीकरण हेडिंग डाल लीजिएगा। साधारणीकरण। जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपसे कहा कि आइए बैठिए, खाइए पिए। साथ में मैं कुछ खा रहा था, आपको मैंने साथ के साथ खिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैं आपको ये महसूस करा रहा हूँ कि मैं भी और आप भी दोनों साधारण प्रकार के लोग हैं, साधारण लोग हैं। जब भी साधारणीकरण की बात की जाएगी, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएगा। और जब घुलता मिलता है ना व्यक्ति, साधारण होता है, उस व्यक्ति के साथ अपने और पराये का या विशेष का अंतर खत्म कर लेता है। जैसे आप थे वैसे ही मैं हो गया, या आपके साथ में एक आत्मीय भाव दिखाने लगा, आपको लगे ही नहीं कि मैं कोई पराया व्यक्ति हूं। तो ये मेरा साधारण हो जाना है। और इस साधारण हो जाने को हम क्या कहेंगे? साधारणीकरण। साधारण की जो बात आती है उसका रस निष्पत्ति में बड़ा महत्व है। रस की निष्पत्ति कैसे हो, इसके लिए साधारणीकरण का सिद्धांत बताया गया है। और अगर आप देखेंगे तो रससूत्र जो है उसके तीसरे व्याख्याता हैं आचार्य भट्टनायक। उन्होंने साधारणीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये कहा जाता है कि साधारणीकरण नहीं होगा तो रस की अनुभूति नहीं होगी। कैसे? मान लो वहाँ पे बड़े अधिकारी बैठे हैं, अब वो साहब अगर मेरे साथ ही खा पी लें, मेरे साथ ही उठ बैठ लें, तो मुझे उनके साथ अच्छा लगेगा। बढ़िया आदमी है यार, अच्छे इंसान हैं। तो साधारण जब वो हो जाएंगे साधारण, तो मेरे को रस महसूस होगा, यानी अच्छा लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जो रस सिद्धांत है उसमें साधारणीकरण का बड़ा महत्व है और साधारणीकरण के बिना रस की अनुभूति नहीं हो सकती। पहली बात तो यही है कि रस सिद्धांत में इसका विशेष महत्व है। रस सिद्धांत में विशेष महत्वकारी है। ठीक है, आप कह सकते हैं यह सिद्धांत किसमें? और रस निष्पत्ति में। रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये जो साधारणीकरण है, अगर साधारणीकरण नहीं होगा तो साधारणीकरण के बिना रस की निष्पत्ति संभव नहीं है। आपको मज़ा नहीं आएगा। जब तक आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में बहुत अंतर रहेगा तब तक वहाँ पर रस पैदा नहीं हो सकता, यानी रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। ओके, साधारणीकरण का मतलब क्या है? ये होता क्या है? जनरलाइजेशन होता क्या है? मतलब
जो भी कुछ विशेष कारण है, विवाह वगैरह हैं, उनका विशेषत्व समाप्त हो जाएगा। विवाहवादी का जो विशेषत्व समाप्त हो जाएगा तो जो चीजें विशेष थी वो सामान्य नजर आने लगेगी। जैसे मान लो शकुंतला झोपड़ी में बैठी है, शकुंतला झोपड़ी में बैठी है और राजा दुष्यंत आए हैं, और राजा दुष्यंत अपने राजा पने का रूप नहीं दिखाए, बल्कि शकुंतला के साथ बैठ जाए, उससे प्रेम करने लगे या उसके साथ बातें करने लगे या उसके अनुसार ढल जाए, तो जो रस पैदा होगा, जो चाव पैदा होगा, जो इंटरेस्ट पैदा होगा, उसका बड़ा कारण है साधारणीकरण होना। राजा दुष्यंत अगर साधारणीकरण नहीं ओढ़ेंगे तो दुष्यंत राजा और शकुंतला एक बनवासी की पुत्री, तपस्वी की पुत्री, उनके बीच में गैप रहेगा और प्रोटोकॉल में रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो सीधी सीधी बात यह है कि साधारणीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में विवाहवादी का विशेषत्व समाप्त हो जाता है। विशेषत्व जो है वो समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा लगता है हमको कि जैसे नॉर्मल है, अपनी तरह ही है, क्योंकि दूसरा आदमी साधारण हो गया। अगर दूसरा आदमी विशेष बना रहता तो दिक्कत होती। और यही जो सामान्य प्रतीत हो जाता है, यही रस निष्पत्ति का आधार है, इसी से रस पैदा होता है। वरना अगर आप और आपके सामने वाले के बीच में प्रोटोकॉल है, वो अपने आप को अधिकारी समझे, बड़ा आदमी समझे, मोह माया वाला समझे, ताकतवर समझे, तो आप और उसके बीच में प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता, साधारणीकरण होगा ही नहीं। उदाहरण जैसे राजा दुष्यंत व शकुंतला। अब यहां पे जो राजा दुष्यंत है वो राजा नहीं रह पाएंगे, अब केवल सिंगल दुष्यंत रह जाएंगे। और जो शकुंतला है वो शकुंतला बनवासी तपवासी की पुत्री नहीं रह करके कामिनी स्त्री मात्र रह जाएगी। ठीक है, राजा नहीं रहा दुष्यंत, केवल एक पुरुष बन के रह गया, एक मेल बन के रह गया, एक राजकुमार, एक मतलब अट्रैक्टिव पर्सन बन के रह गया। और शकुंतला अब तपस्विनी की पुत्री नहीं रही, एक कामिनी स्त्री बन के रह गई है। तो ये अपना जो मूल स्वरूप है उसको छोड़ चुके हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे? साधारणीकरण बोलेंगे। साधारणीकरण में हमेशा रस आता है। क्यों? जैसे मान लो आपने कोई रामलीला, रासलीला देखी, वहां पे कृष्ण वो लीलाएं कर रहा है जो कि आपका बच्चा करता है, आपका भतीजा करता है, कोई न कोई ऐसी काम कर रहा है। जैसे आपका भतीजा भी एकदम घी निकाल के खाने की कोशिश करता है, ऐसे ही वो वहां पे यशोदा का कृष्ण कर रहा है। तो आपको जैसे वो कृष्ण जो कि दिव्य स्वरूप है, ईश्वर है, वो कृष्ण जब आसान हो जाएगा, वो कृष्ण जब साधारण इंसान की तरह काम करने लगेगा, तो आपको उसमें रस आएगा। देखो कैसे खा रहा है, देखो कैसे निकाल रहा है। यानी कि उसके एक एक दही वगैरह निकालने में सब में आपको लगेगा कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा छोटा भाई है, जो भी है। तो वहां पर आपको कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं रह करके ऐसा लगेगा जैसे खुद का है, हमारा खुद का कोई है। अगर आप जब तक उसको यशोदा पुत्र समझेंगे ना, तब तक तो आपका उससे लगाव नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि वो अपना है। एक उदाहरण और बताता हूं। रामलीला हो रही है, वहां पर राम जो बोल रहे हैं, आपके मुंह से निकल रहा है जय हो भगवान, जय हो प्रभु। क्यों? इसका मतलब आप उसके अंदर राम का रूप देख रहे हैं। जब जो राम था वो अब आपको ऐसा लगा जैसे मेरा राम है, अपना राम है। जहां पे अपनापन बहुत आ जाए, परायपन का भाव खत्म हो जाए, ऐसा नहीं लगता कि रामलीला में काम करने वाला लड़का, ऐसा नहीं लगता, उस समय लगता है भगवान है। तो यही जो क्रिया है, ये जो आपके अंदर प्रेम भाव आता है, या मान लीजिए यशोदा के अंदर जो वात्सल्य का भाव आया, वही क्या है? साधारणीकरण है। तो बताइए, आपके समझ में आया कि साधारणीकरण क्या है? फिर इसके बारे में अलग अलग आचार्य लोगों ने क्या क्या कहा है उसकी बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि समझ में आया ये या नहीं आया। ओके, आपसे कोई कहे कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है
भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक, ये रस सूत्र के, रस जो सूत्र है उसके तीसरे व्याख्याकार है, तीसरे व्याख्याकार है या तीसरे व्याख्याता है। रस सूत्र क्या, जो भरत मुनि ने कहा था ना कि विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। बस उसी में रस कैसे पैदा होता है उसके लिए भाव जो है साधारणीकरण होना जरूरी है, ये कहा गया था। अब इसमें भट्टनायक को अगर आप लेंगे तो भट्टनायक भावकत्वम साधारणीकरण कहते हैं। मैं आपको एक एक विद्वान के बारे में बता देता हूं कि किसने क्या कहा, आप आराम से इसको सीखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, साधारणीकरण पर विभिन्न मत। अलग अलग विद्वानों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्या है। साधारणीकरण पर अगर अलग अलग मत देखें तो सबसे पहले आप भट्टनायक को ही लीजिए, क्योंकि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। भट्टनायक का मत, भट्टनायक क्या बोले, ये बोले कि भावकत्वम साधारणीकरण। क्या बोले, भावकत्वम साधारणीकरण मतलब जो भावों का व्यापार है वही भावकत्व ही साधारणीकरण है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, इन्होंने कहा कि जो भावकत्व है तेन ही व्यापारेण विभादयन्ति स्थायी च साधारणो येना, यानी कि तेन ही, उसी का, किसका, साधारण हो जाने का जो भाव है, तेन ही व्यापारेण है, उस भाव का ही जो व्यापार है, किसका, इस भावकत्व का, तेन ही व्यापारेण विभावादय स्थायी, यानी कि विभावादय स्थायी, यानी कि विभाव और विभाव आदि के द्वारा स्थायी जो भाव है उसको साधारणीकरण में च साधारणीकरणम क्रियन्ते, च साधारणीम क्रियन्ते। अब इतना आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तो ये याद रखो कि भावकत्वम साधारणीकरणम, भट्टनायक ने ये कहा है कि भावकत्व का ही साधारणीकरण होता है, अर्थात भावकत्व ही, इसको ऐसे लिख देता हूं, अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। ऐसा किसने कहा है, भट्टनायक ने। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, होता क्या है कि जो स्थायी भाव है और अनुभाव है, अनुभाव क्या होता है, जो दूसरे के अंदर देख के अनुभाव, भावन्नो इति आवन्न च अनुभाव, जिसको देख करके भावों की पैदा हो जाए। अब उसका कारण तो विभाव है और आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव होता है। तो जब भी कभी भी स्थायी भाव और अनुभाव का साधारणीकरण होगा, इसका मतलब है कि जो चीज आपने देखी वो विशेष नहीं रही, विशेष से वो स्वतंत्र हो जाएगी और सामान्य रूप में वो बदल जाएगी। ठीक है, यानी जब विभाव आदि अपने पराये के भेद से मुक्त हो जाए तो यही साधारणीकरण कहलाएगा। दो बातें याद रखिए, क्या क्या, पहली बात विशेषत्व समाप्त, दूसरी बात विभाव आदि का, विभाव क्या है, भाव को पैदा करने का कारण है ना, और उसमें दो चीज आती है, आलम्बन और उद्दीपन। आप जानते हो ना, आलम्बनो उद्दीपनम आत्मा विभावम कारणम दुधा, विभाव के दो कारण है, आलम्बन और उद्दीपन। तो विभावादि का जो अपने पराये का भेद है, अपने पराये से मुक्त होना या स्वतंत्र होना जो है, ये दोनों चीज किसको जन्म देंगे, साधारणीकरण को। ये बात क्लियर है पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, हाँ या ना, जवाब तो दीजिएगा, अगर आप सुन रहे हैं तो, लिख रहे हैं तो, जो भी एक बार बोल दीजिए। ठीक है, अब भट्टनायक ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, किसका,
भावकत्वम साधारणीकरणम। इन्होंने कहा कि भावकत्व का साधारणीकरण होता है। इसका मतलब जो भावकत्व व्यापार है उससे पहले और भी तो व्यापार होंगे। तो देखिए, एक होता है सबसे पहला वाला व्यापार, उसको बोलते हैं अविधा व्यापार, दूसरा होता है भावकत्व व्यापार, और तीसरा होता है भोजकत्व व्यापार। समझ में आया? तो जब भावकत्व व्यापार में पहुंचेगा तो वहां पे उसका साधारणीकरण हो जाएगा। मतलब ये कि जो व्यापार है वो तीन है। कौन कौन सा? एक अविधा व्यापार। अविधा व्यापार में क्या होगा? राजा राजा ही लगेगा, शकुंतला शकुंतला ही लगेगी। मतलब अभी तक उनके बीच में किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, अभी तक दोनों स्वतंत्र है। अभी विभाव अपने पराये से मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए जो है वही माना जा रहा है। अविधा का मतलब क्या होता है? जो है वही माना जाए, कुछ और अर्थ नहीं लगाया जाए, अविधा व्यापार। उसके बाद में भावकत्व व्यापार, भावकत्व व्यापार होता है। इसमें ये अपने पराये का भाव त्याग देंगे, और राजा है तो कह देगा कि हे तपस्विनी बनवासिनी तू मेरी, और बनवासिनी कह देगी कि हे राजा तू मेरा। ये क्या कहलाएगा? भावकत्व का व्यापार। और जब दोनों के भाव मिल जाते हैं तो उसके बाद में भोग होता है, इसे कहा जाता है भोजकत्व व्यापार। अब आप कहेंगे साधारणीकरण कहाँ था? साधारणीकरण यहां था। साधारणीकरण भावकत्व व्यापार पे था। जब एक दूसरे के भाव मैच होते हैं तभी जाकर के वो एक दूसरे को साधारण मान लेते हैं। उससे पहले उनके अंदर भय रहता है, क्या पता ये मुझे अडॉप्ट करे नहीं करे, क्या पता ये मुझे अपना माने या नहीं माने। लेकिन जैसे ही इस भाव के बजाय ये भाव आता है, वो फिर एक दूसरे के अपने प्रति होते हैं, और यहाँ पे विशेष का भाव खत्म हो जाता है, और यहाँ पे वो साधारण हो जाता है, विशेष का भाव नहीं रह पाता है। ओके, तो बताइए भट्टनायक ने किसको साधारणीकरण कहा है? विभाव आदि का अपने पराये से मुक्त हो जाना, यानी विभाव आदि का सामान्य हो जाना। भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण क्या है? विभाव आदि का सामान्य हो जाना ही साधारणीकरण है। किसके अनुसार? किसके अनुसार भाई साहब? आचार्य भट्टनायक के अनुसार। वो ऐसे कहते हैं कि जो विभाव है उसमें स्थायी भाव भी आएगा, संचारी भाव भी आएगा, आलंबन उद्दीपन सब मिलके एक हो जाएंगे, और ये सब विशेष का भाव खत्म कर देंगे, ओनली साधारण रह पाएगा, एक दूसरे के लिए बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद भट्टनायक का पहला मत था। दूसरा मत हम बात करते हैं अभिनव गुप्त की। आपने पढ़ा होगा ध्वनि सिद्धांत, अभिनव गुप्त और आनंद वर्धन, है ना? तो अभिनव गुप्त पे अपन आते हैं। अभिनव गुप्त का मत, आनंद वर्धन की ध्वन्यालोक है और इसकी ध्वन्यालोचन है, रचनाएं आप पढ़ते हैं। अभिनव गुप्त ऐसे कहते हैं कि देखो साहब, साधक शरीर साधारणीकरण जो हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, तो विभाग में जो ममत्व परत्व की भावना है वो तो खत्म हो जाएगी। ये बात तो ठीक है कि वहां से कोई ममत्व नहीं रहेगा, कोई परत्व की भावना नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साधारण के इनके अवस्था में भाव तो अनुभूत होता है, ठीक है, पर उस भाव में ये नहीं देखा जाता है कि कौन किसके लिए, ध्यान नहीं रहता कि ये राजा है, मैं तपस्विनी हूं, ये दूसरे का बेटा है, मैं इसको हाथ जोड़ के भगवान क्यों मान रहा हूं, ऐसा नहीं देखा जाता। इसलिए उन्होंने, अभिनव गुप्त ने इसके दो स्तर बताए। पहले स्तर में अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो भी विभाव वगैरह हैं उसका विशिष्ट भाव से संबंध छूटेगा, और दूसरा भाव में जो सामाजिक व्यक्तित्व है उसका विशिष्ट संबंध नष्ट होने के बाद साधारणीकरण पैदा हो जाएगा। यानी कि अभिनव गुप्त ने दो बात कही। क्या क्या? देखो, विभाव आदि का सामान्य हो जाना, ये भट्टनायक है, और ये कहते हैं कि विभाव आदि का
ममत्व परत्व से मुक्त होना, मुक्त हो जाना, बात लगभग एक जैसी है, बस कहने का तरीका अलग है। इसमें क्या होगा, अभिनव गुप्त ने जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है, इस साधारणीकरण की प्रक्रिया में दो मत बताए। कितने मत? दो स्तर बताए। क्या होगा साहब? पहला जो स्तर होगा, इसमें विभावादि का जो व्यक्ति है उसके साथ विशिष्ट संबंध छूट जाएगा, ठीक है। दूसरी में क्या होगा, जो सामाजिक का व्यक्तित्व है उसका विशिष्ट संबंध नष्ट हो जाएगा। तो विभाव और सामाजिकता दोनों जब नष्ट हो जाएंगी तो उसके बाद में ममत्व परत्व से, यहां पे क्या होगा, विभावादि का विशिष्टत्व समाप्त। यहां पे क्या होगा, सामाजिक व्यक्ति का विशिष्ट स्वरूप समाप्त। अब जहां पर विशिष्ट कोई नहीं रहा है, इसका मतलब वो सामान्य हो गया है, और उसके बाद में रस की उत्पत्ति होगी। फिर वो एक दूसरे से बात करेंगे, जो भी भाव पैदा होंगे वो तभी होंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि अभिनव गुप्त ने बताइए किसे इस साधारणीकरण का या रस निष्पत्ति का कारण माना है, तो आप कहेंगे कि अभिनव गुप्त ने विभावादि का ममत्व परायत्व से मुक्त होने को माना है, और जो भट्टनायक है उसने विभावादि का सामान्य हो जाने को कहा है। ओके, अब भट्टनायक चूंकि पहले व्यक्ति थे, अभिनव गुप्त ने उसी की लगभग कॉपी कर दी। उसके बाद एक तीसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। ये बड़ा अच्छा नाम है, आचार्य विश्वनाथ। इनका मत क्या है ये देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत, ये देखते हैं इनका मत क्या है। समझ में आ रहा है क्या? देवराज मीना जी, KM रजनी, कमेंट नहीं कर रहे आप लोग। क्लास चल रही है? अरे क्लास तो चल रही है ना तुम्हारी। कोई कमेंट आपके नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत लिखने में मशगूल हैं। बताइएगा, कोई दिक्कत? सही चल रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। विश्वनाथ पर आए तो विश्वनाथ ने एक बात कही, परस्य ने परस्येसी ममेति ने ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। मतलब परस्य न परस्येति, दूसरा होकर के भी दूसरा नहीं माने, ममेति ने ममेति च, और मेरा होकर के भी मेरा नहीं माने, तदा स्वादे विभावादे, ऐसी स्थिति में उस आस्वाद रूप को जब विभाव ग्रहण करता है तो परिच्छेदो न विद्यते, तो वहां पर कोई भी विशिष्ट नहीं रह पाता, सब एक हो जाते हैं। मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि ये भी बिल्कुल अभिनव गुप्त की तरह ही कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ममेति न ममेति छे, परस्य न परस्येसी, मतलब दूसरा दूसरा नहीं है और मेरा मेरा नहीं है, यानी कि अपना पराया खत्म है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में जब ये होगा ना, परस्य ने परस्येसी ममेति ने ममेति छे, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित हो गया है, और अब जब पाठक के साथ या श्रोता मान लीजिए उसके साथ आपका संबंध स्थापित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रस के दौरान वो जो भी कोई काम करता है सब अच्छा लगता है। कृष्ण ने तीर चलाया, आपको लगता है बहुत बढ़िया किया, समुद्र को पता चलेगा, आप देखते हैं, मतलब राम ने तीर चलाया। तो कृष्ण ने कोई दूध पिया सुपर्णखा का, उसको सुपर्णखा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, कृष्ण ने पूतना का दूध पिया, लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक कान काट दिए,
कोई भी काम लगेगा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आपका उस प्रसंग के साथ जो श्रोता या पाठक है उसका तादात्म्य स्थापित हो गया है। यानी वो भी वही चाहता है जो उसका काम नायक कर रहा है, वो भी वही चाहता है। तो बाबू गुलाब राय को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि जो विश्वनाथ ने लिखा है उसमें आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव सबका साधारणीकरण होता है। उर्मिला जोशी करिए लिख रहे हैं सर थोड़ा समझाओ तो थोड़ा साइड हो जाया करो। अच्छा, ये आपको है ना उर्मिला जोशी जी, आप तो हमारे काव्यांग ऐप में पढ़ती हैं। काव्यांग ऐप में क्लास आपको अलग से मिलेगी, पूरी डिटेल मिलेगी, वहाँ पे PDF वगैरह मिलेगा। यहाँ तो क्या यूट्यूब है, थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देते हैं, कई बार जल्दी में लिखते नहीं है बहुत सारी चीज़ों को, यूट्यूब पे इतना लिख नहीं सकते। ऐप में क्लास चलेगी, वहाँ पे आपको पूरा लिखाएंगे, PDF भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना वहाँ पे कर लेना। तो 3 चीज़ें मैंने आपको अब तक समझाई है। क्या क्या मैंने ये बताया कि जो बाबू गुलाब राय हैं उन्होंने इसी बात को मान लिया। अब देखो, भट्टनायक कहते हैं कि विभाव आदि सामान्य हो जाने चाहिए, अभिनव गुप्त कहते हैं कि विभाव अपनत्व तो ममत्व पराय से मुक्त हो जाना चाहिए, और भट्ट विश्वनाथ कहते हैं कि पाठक या श्रोता के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी अपना पराये का भाव खत्म होगा और उसके बाद में रस की अनुभूति होगी। जब तक आप अपने आप को बड़ा समझते जाएं, मैं अपने आप को बड़ा समझता जाऊं, तब तक प्रेम पैदा नहीं हो सकता। मैं भी रानी तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी? क्योंकि साधारणीकरण नहीं होगा। साधारणीकरण के बिना रस की निष्पत्ति संभव ही नहीं है। रस सिद्धांत में यही तो मेन चीज है। चलिए, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद अब अपन चलते हैं रामचंद्र शुक्ल की ओर। ओके, तो अगला लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। शुक्ल साहब ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल क्या बोले? शुक्ल बोले कि देखिए साहब, अगर रामचंद्र शुक्ल की आप चिंतामणि पढ़ें तो वहां पे साधारणीकरण के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और अगर आप उस लिखे हुए को देखेंगे तो पाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि जब किसी भी भाव का विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सके, उस पर सामान्य व्यक्ति आलंबित नहीं हो सके, सामान्य व्यक्ति उस पर खड़ा नहीं हो, मतलब सामान्य व्यक्ति का अट्रैक्शन नहीं आए, तब तक वहां पर रस पैदा नहीं होगा। रस पैदा ही तब होगा जब सामान्य व्यक्ति उस चीज पर आलंबित हो जाए, मतलब उसके सहारे टिक जाए। अब राधा रानी ने बिंदी लगाई है तो भी आदमी खुश हो रहा है, हमारी राधा जी ने बिंदी लगाई है। ये क्या है? यह है आलंबन पर आश्रित हो जाना। ऐसा होगा तो साधारणीकरण होगा, ठीक है। काव्य का विषय सदैव विशेष रहता है, सामान्य नहीं रहता, पर जब व्यक्ति आता है तो वो उसको सामान्य बना देता है। अब यदि मान लीजिए किसी काव्य में वर्णित विषय का आलंबन आपने चुन लिया है और वो आलंबित चीज के प्रति आप आकृष्ट हैं, तो ऐसा पाठक उस चीज के प्रति, ऐसा श्रोता उस चीज के प्रति आलंबन भाव से उसको देखता है। और जब आलंबन भाव से कोई देखेगा तो आलंबन से ही साधारणीकरण होता है। यानी कि जैसे कि आपको कोई पसंद आया, आप उस पसंद की उठने बैठने खाने पीने सब पे उसकी एक्टिंग को आप पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उसके प्रति रस पैदा हो चुका है। कब होगा? जब आप उससे पहले साधारणीकरण को अपनाएंगे। साधारणीकरण रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आलंबनत्व ही साधारणीकरण है। आलंबनत्व ही साधारणीकरण है। यानी कि ऐसा होता है ना, प्रेमिका धूप में चल रही तो बंदा खुद भी छत पे खड़ा है, बोले ये प्रेमिका छत पे खड़ी तो खुद भी छत पे खड़ा है, उसके भरोसे टिका हुआ है। उसके भरोसे टिकेगा तो साधारणीकरण हो जाएगा, साधारणीकरण होगा तो रस की निष्पत्ति होगी। इसी कारण से वो उस रस के चक्कर में उसको धूप दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन पहले यह है कि आलंबन जो है वो उसका साधारणीकरण होना चाहिए। अगर आलंबन के प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं हुआ
या आलम्बन के प्रति उसका जो भी भाव है साधारणीकरण नहीं हुआ, तो फिर काव्य में रस की निष्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी कोई विशेष व्यक्ति को देख करके उसके प्रति वो उसको ही अपना सब कुछ मान ले, तब उसके प्रति वो अट्रैक्टिव होता है और तब रस की निष्पत्ति होती है। तो मैंने आपसे कहा कि विभावादि का सामान्य हो जाना, तो भट्टनायक, विभावादि का ममत्व परत्व से मुक्त हो जाना, आपको बताया था अभिनव गुप्त। उसके बाद विश्वनाथ ने कहा कि पाठक का तादात्म्य स्थापित हो जाए प्रसंग के साथ, और चौथी बात रामचंद्र शुक्ल बोले कि आलम्बनत्व जो है वही साधारणीकरण है, आलम्बन का भाव पैदा हो जाए तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसके बाद एक मत और चलता है जो है श्याम सुंदर दास का मत। श्याम सुंदर दास को जब आप पढ़ेंगे, हालांकि श्याम सुंदर दास के बाद एक मत डॉक्टर नगेंद्र का भी आता है, समय की थोड़ी सी मजबूरी है दोस्तों, ये टॉपिक आज हो नहीं सकता। दरअसल मुझे आपको श्याम सुंदर दास की बात बतानी है। श्याम सुंदर दास ने कल्पना करी है योगी की, जिसको बोलते हैं मधुमती अवस्था। मधुमती अवस्था में जब योगी होता है ना, तो उसके माथे पे चींटी चढ़े चाहे बंदर चढ़े, उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक ऐसे जब शब्द, अर्थ और ज्ञान ये सब एक मिल जाते हैं, तो मधुमती अवस्था में काव्य पहुंच जाता है, और सहृदय का जो चित्त है उसका साधारणीकरण हो जाने के कारण रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। यानी श्याम सुंदर दास जो है ना, जो श्याम सुंदर दास है, टाइम थोड़ा आज कम है मेरे पास, वो श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मधुमती अवस्था में जब योगी की मधुमती अवस्था होती है, ऐसे मधुमती अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, तो जो श्रोता है उसके चित्त का साधारणीकरण होता है। ठीक है, और जो सहृदय व्यक्ति है, जो पाठक है, श्रोता है, उस सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होगा, तो उससे जो है रस की निष्पत्ति होगी। अगर उसके चित्त में उसके प्रति खिलाफत आ गई, चित्त उसका सिंपल नहीं हुआ, अपना पराया अंदर रह गया उसके चित्त में, तो फिर प्रेम उत्पत्ति नहीं होगी, साधारणीकरण का भाव खत्म हो जाएगा, तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी। ओके, ये किसका मत है? श्याम सुंदर दास का। और उसके बाद एक मत और आपको देखना है, डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा मानते हैं कि जो कवि है ना, वो अपनी अनुभूति से सबको अपनी ओर खींच लेता है। कवि ऐसा कुछ जाल बिछाता है जिसकी वजह से सब लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसको कहते हैं सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्या गजब की बात कही, मजा आ गया। तो कवि जो है वो लोगों को साधारणीकरण की अनुभूति करवाता है, और कवि की जब अनुभूति आपकी अनुभूति से मिल जाती है तो साधारणीकरण होता है और उसी से रस की निष्पत्ति होती है। तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, और उसी से रस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि कवि की अनुभूति और आपकी अनुभूति एक मिल जाए तो आपको वो चीज पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो उसे साधारणीकरण और रस निष्पत्ति के कारण ये बातें मान ली जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछे, भट्टनायक सबसे पहले आए थे, उन्होंने कहा कि विभावादि का सामान्य हो जाना। अभिनव गुप्त ने क्या कहा? साधारणीकरण का कारण रस निष्पत्ति, या साधारणीकरण का कारण क्या? विभावादि का ममत्व परत्व से दूर हो जाना। ये पहला वाला था, देखिएगा आप इसे। ये भट्टनायक क्या कहते हैं? विभावादि का सामान्य हो जाना। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? विभावादि का ममत्व परत्व से दूर हो जाना। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाना, अपनापन हो जाना। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आलम्बनत्व हो जाएगा तो साधारणीकरण होगा। उसके बाद श्याम सुंदर दास कहते हैं कि देखिए जो भी पाठक है उस पाठक के चित्त का साधारणीकरण होगा, और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कवि की अनुभूति जो है वो सबको अपने अंदर बहा ले जाती है, और कवि की अनुभूति ही श्रोता की अनुभूति बन जाती है, इसलिए कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र ने सबको मिलाकर के अपनी बात कह दी। शुक्ल की दृष्टि भाव पर थी, श्याम सुंदर दृष्टि चित्त पर थी, शुक्ल ने भाव को पसंद किया, श्याम सुंदर दास ने चित्त को, और डॉक्टर नगेंद्र ने दोनों को मिला दिया, क्योंकि भाव और चित्त किस में आ जाएंगे? कवि की अनुभूति में। ओके, आज की ये क्लास इतनी है। अगर आपको साधारणीकरण की PDF, साधारणीकरण के बारे में और ढंग से पढ़ना है, डिटेल लिखना है, तो काव्यांग एजुकेशन ऐप है,
ऐप हमारा डाउनलोड करें। काव्यांग एजुकेशन पे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके बैचे चल रहे हैं। साधारणीकरण असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड में विशेषकर पूछा जाता है। तो जुड़िए काव्यांग एजुकेशन ऐप के साथ। पुराने विद्यार्थियों को 50% की छूट है, आप 50% पैसा देकर के भी और जो है ऐप परचेज कर सकते हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, समय थोड़ा सा कम है, वरना मैं आपको बताता कि साधारणीकरण की जो उत्पत्ति होती है उसमें उसका पूर्व ज्ञान, उसका इंद्रियों के प्रति आकर्षण, उसकी अनुभूति, उसकी तुलना होती है, तब जाकर के लास्ट में 5वां पॉइंट सामान्यीकरण आता है, जिसको साधारणीकरण बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन अब समय हो गया, इजाज़त दीजिएगा, फिर आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।